अभी आवाज आ रही है? यस मैम। देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग ऑलमोस्ट 24 तक पढ़ चुके हैं। एक ही सीक्वेंस शायद सभी को याद भी होगा, अगर नहीं है तो इस सीक्वेंस में एक प्रॉपर सिनॉप्सिस आपको बनाना है फंडामेंटल राइट्स के। तो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 21, ये सीक्वेंस एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। इसी में मैंने कहा था कि राइट टू एजुकेशन के लिए आप लोग प्रॉपर स्टेट वाइज अपना एक डेटा निकालिए कि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल सभी जगह है, हम लोग जानते हैं, पर उसका रिजल्ट हमें पता करना है। और ये एक तरह का एक रिसर्च है, रिसर्च इन द सेंस कि हमें भी तो पता चले कि भाई अगर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 एप्लीकेबल सभी स्टेट पर है तो क्या हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल रहा है या किस रेशो में मिल रहा है। वो रेशो हमें पता चले तब जाकर हम उस चीज के लिए कुछ लिख सकते हैं, हम उस चीज को बता सकते हैं कि यहाँ पर राइट टू एजुकेशन चाहे हमारा फंडामेंटल राइट है पर ये फेल है। जिस तरह से राइट टू इक्वालिटी समवेयर होता है ना कि राइट टू इक्वालिटी में कई लोगों को लगता है कि वी आर नॉट इक्वल या हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए रेट्स लगाई जाती हैं, जिसके लिए कई सारे इस तरह की चीजें की जाती हैं, जिससे कि ये फिर से शायद नेटवर्क का इशू है, जिससे कि ये चीजें हमें पता चले कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में जब कॉन्स्टिट्यूशन का इतना मेजर पार्ट है और हमारे लिए अगर इतना जरूरी है तो उसका इन्फोर्समेंट या उसका एग्जीक्यूशन भी उस तरह से होना चाहिए कि उसके बदले में जो जिस ऑब्जेक्ट को लेकर वो बनाए गए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्ट है कि 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा। तो क्या ये अनिवार्य शिक्षा देश के हर बच्चे को मिल रही है, हर स्टेट में, हर जिले में, हर गांव में क्या ये चीजें हो पा रही हैं? तो इसका एक डेटा आपको निकालना है, उसका एक रिपोर्ट सभी को बनाना है, 2 पेज का ऑलमोस्ट, हर स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग उसको सर्च करेंगे कि आज तक 2020 तक कितना इम्प्रूवमेंट हुआ हो, कहाँ कहाँ पर लेके हुआ है। ठीक है, ये सभी का काम है, 2 पेज का रिपोर्ट में सभी से लूंगी राइटिंग में। हेलो हेलो 2 पेज का मैम, आप ये जो स्टेट वाइज मैम रिवाइज कर दूं? मैम हेलो, आप ऐसे जो स्टेट वाइज बोल रहे हो ना, तो मैंने और श्रद्धा दोनों ने ट्राई करा था इंटरनेट से भी सर्च करने का, तो मैम कहीं पे भी ऐसा स्टेट वाइज रिपोर्ट्स नहीं मिली है। अलग अलग चीजों के डिस्ट्रिक्ट वाइज मिली आपको? परसेंटेज दिए हैं अलग अलग साइट्स पे, वो भी न्यूज साइट्स हैं। ओके, नो मैम, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो और भी नहीं मिलेंगी क्योंकि हमने, और स्टेट वाइज भी हर स्टेट का नहीं है। नो मैम, हर स्टेट का नहीं है वो। देखो इसमें ये सिर्फ मैम वो स्टेट वाइज भी नहीं है। इसको करने के पीछे जो पर्पस है अंकिता, वो ये है कि अगर हमें 10 जगह का भी मिलता है तो हम उसे कंपेयर कर सकें और उस कंपेयर करके उससे हम ये जान सकें कि क्या आर्टिकल 21A एप्लीकेबल है, बट उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है। तो आपको जितना भी डेटा मिलता है सभी को है करना है ये। एटलीस्ट 2 पेज का आप लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसमें जो भी मैटर आपको मिल जाए, क्योंकि मिलेगा आपको इंटरनेट से, इसके सिवा नहीं मिलेगा, है ना। तो आज का फिर से अटेंडेंस बता मैंने भी सकते ले हैं लिया है, क्या? सभी लोग नेक्स्ट ये जो लास्ट फ्राइडे है तब तक आप लोग इसका एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे मुझे अलग से। मान लीजिए आपका एक असाइनमेंट एक है, बार फिर से बता दीजिए क्या। ये है कि आर्टिकल 21A हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर स्टेट के छोटे बच्चे, छोटे 6 साल से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन, है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। अब अगर ये हमारा राइट है तो ये हर स्टेट में कितने परसेंट तक एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल सभी जगह है, बट उसका जो ऑब्जेक्ट था तो उसके रिजल्ट या अचीवमेंट कितना हो पा रहा है, कुछ ना कुछ रेशो तो आपको मिलेंगे। जैसे कि अंकिता ने बताया कि परसेंटेज हमें मिल रहा है, तो वो परसेंटेज मान लीजिए किसी जगह 70 है, किसी जगह 80 है, किसी जगह 50 होगा, तो ये कंपेयर तो हम कर सकते हैं ना कि हमारा जो क्या था इसको बनाने के पीछे पर्पस, क्या ऑब्जेक्ट था कि हर बच्चा शिक्षित हो, तो क्या ये ऑब्जेक्ट फुलफिल हो पा रहा है? तो 2 पेज का रिपोर्ट तो आप लोग बना सकते हैं। एक रिसर्च वर्क है ये, इसे रिसर्च वर्क भी बोला जाता है। आगे आपको और अच्छे से सीखने को, पढ़ने को मिलेगा। इवन ये चीजें ही करनी है आगे आपको, तो आप लोग अभी करेंगे तो आपको एक नॉलेज भी मिलेगा कि जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसे स्टडी करिए, फिर आप देखिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोपोगंडा तो बहुत हायर लेवल पे होता है कि अरे हमारे पास इतने सारे राइट्स हैं एंड ऑल, बट रियल में उससे हमें कितनी चीजें मिल पा रही हैं, है ना। तो अब तक तो हम लोग हमारा राइट टू इक्वालिटी हुआ या हमारा जो आर्टिकल 21 है, हर एक चीज पे हम बहुत सारे डिस्कस करते हैं।
अब इतनी सारी डिस्कस के साथ क्या होता है कि कई चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी देख ली कि हाँ हमें ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और हम उसके लिए रेट लगा देते हैं। अभी आज हम लोग जैसे रेट भी पढ़ने वाले हैं तो वो सारी रेट्स हमारे पास हैं, पर क्या कहीं पर भी है कि अगर आर्टिकल 21A प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है तो उसके बदले में क्या क्या कुछ हो रहा है उसके लिए? तो एक छोटी सी रिपोर्ट तो आप लोग बना ही सकते हैं, है ना, लॉ के स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है इसमें आएगा। अंकिता जितने रेशो मिले आप वो ले लीजिए, परसेंटेज में डेटा मिल रहा है वो ले लीजिए, अगर एमपी का स्टेट वाइज मिलता है तो एमपी का ले लीजिए, 2-3 स्टेट के ले लीजिए, या कुछ डिस्ट्रिक्ट के एमपी का अगर लेते हैं तो सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए। हर कोई अलग अलग स्टेट की भी कर सकता है स्टडी, आप अलग अलग स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग एमपी को अगर लेते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट फाइंड आउट करिए, देखिए, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स को जब पढ़ते हैं तो अभी तक तो बेसिकली हम इतना ही पढ़ते आए हैं जो अभी स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने दिखाया। अब अगर हम आर्टिकल 21A की बात करें तो सबसे मेजर पॉइंट भी वो हमारे लिए देखा जाए तो, कि अगर बच्चों के लिए ये चीज बनाई गई है, इतना ज्यादा कुछ किया गया है, तो फिर क्या मिल रहा है हमें, या बच्चे, क्या हर बच्चा शिक्षित हो रहा है? क्या अभी तक हम बच्चों वाले पार्ट पे हर एक चीज, जैसे कि आर्टिकल आपका 23-24 हमने पढ़ा, तो क्या हर एक चीज प्रॉपर जा रही है उनके लिए? अगर नहीं जा रही तो हम एक 2 पेज का रिपोर्ट तो बना ही सकते हैं, इतना तो हम फाइंड आउट करें, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया आपका, आर्टिकल 21A हो गया, 23, 24, इवन इतने सारे एक्ट हो गए हैं बच्चों के लिए, सब कुछ किया है, बट स्टिल अगर एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी तो चीजें बात की हैं, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, सब कुछ। तो एक थोड़ा सा डेटा निकालिएगा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21A से रिलेटेड। अभी समझ आया पर आप? यस मैम। इतना सभी को करना है, मैंने अटेंडेंस ले लिया, फ्राइडे में सभी का 2 पेज का रिपोर्ट मुझे मेल पर चाहिए। ठीक है, ओके मैम। हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स को अभी हम लोग नॉर्मली अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा सा अलग सिनेरियो भी हमें देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चीजें चल रही हैं। शायद आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोग हर चीज देख रहे हैं। आज अभी ये हाथरस वाला जो बहुत बड़ा कांड हुआ है, या जितनी भी चीजें चल रही, लॉकडाउन देख लीजिए, लॉकडाउन में गवर्नमेंट के डिसीजन जो हुए, इन सबको जब आप आपके लॉ से कंपेयर करेंगे तो आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि बोला जाता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम आज क्या पढ़ने वाले थे, आर्टिकल 25, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 हमें ये बोलता है कि हम हर धर्म को मान सकते हैं, हम हर वो चीज कर सकते हैं जो धर्म के अनुसार हम करना चाहते हैं, पर उसके साथ भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शंस कैसे कि पहली चीज तो कि हम ये डिस्कस कर ले कि हाँ भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम चाहे सेक्युलर जो कॉन्सेप्ट है उसे हमारे यहाँ पर हमने ऑप्ट किया है, पर किसी भी पर्सन को किसी भी ग्राउंड में, स्पेशली रिलीजन के ग्राउंड पर किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसी के साथ हर व्यक्ति को अपना धर्म अपने अनुसार, जैसे कि आप लोग प्राइवेट पर्सनल लॉ पढ़ चुके हैं, आज मैं हिंदू हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे धर्म बदल लेना चाहिए या मेरा किसी और धर्म के प्रति आस्था जाग जाती है तो मुझे ये राइट है, मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मतलब यहाँ पर मैं फ्री हूँ कि अगर मेरी आस्था, मेरा बिलीफ, मेरा विश्वास जिस धर्म में है, अगर जन्म से मैं वो जो हूँ, जिस धर्म से बिलोंग करती हूँ, अगर उसे मुझे नहीं करके किसी और धर्म को अपनाना है तो मुझे उसका भी अधिकार है। मतलब यहाँ पर आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता वाला अधिकार है वो बहुत वास्ट है। वास्ट होने के साथ कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो जरूरी है, कहाँ पर, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ के लिए, और किसी और व्यक्ति के राइट्स को आप स्पॉइल नहीं कर सकते उस पार्ट पर, किसी और के धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहली चीज है कि हम डिस्कस करेंगे धर्म क्या है। किसी को पता है, कोई मुझे एक लाइन में बता सकता है व्हाट इज रिलीजन? सबको पता है धर्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई तरह के अलग धर्म है, बट धर्म होता क्या है? मैम जो लोगों को भेजते हैं, क्या होता है पराग? पराग, प्रेक्षा, देखिए बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, हम लोग कई बार चीजें, इवन कैसा होता है
कि हम जिन चीजों को बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बट अगर हम उसको बोले कि इसे एक्सप्लेन करो तो हमारे लिए टफ हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल में तो भाषा, लैंग्वेज, क्या होती है लैंग्वेज? अनुष्का, यस मैम। क्या होती है लैंग्वेज? प्रियंका, हेलो। आवाज ही नहीं आती। अनुष्का, थोड़ा तेज बोलने की आदत डालो। आवाज। हाँ, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। जिस फील्ड में आप हो, आपकी आवाज बहुत दबंग और बहुत तेज निकलनी चाहिए। अभी से हैबिट डालिए, घर के छोटे बच्चों पे चिल्लाया करो अगर नहीं आती है प्रॉपर, तो हैबिट में आ जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा लाउड स्पीक बहुत जरूरी है। कोई बता सकता है मुझे धर्म की डेफिनेशन? मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। बेटा, नेटवर्क के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं प्रॉपर नेटवर्क में बैठी हूँ। मैम जिसे मैम एक कम्युनिटी गवर्न the हो। mechanism controls the society, influence the society, manipulate the society and बस भड़काती है। विजिबल है हमारे लिए धर्म? हम ये बोल सकते हैं हमें धर्म दिखाई देता है? नहीं। सिंपल सी चीज है, धर्म एक भाव है, एक फीलिंग है, एक आस्था है ना? जिसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम किसी धर्म को मानते हैं तो अब अगर उस, क्योंकि ये दिखने वाली चीजें तो है नहीं, एक हमारी आस्था है। जैसे मैंने कहा कि आज अगर मुझे हिंदू धर्म में आस्था है, इसलिए नहीं कि मैं जन्म से हूँ, हो सकता है और भी कई ऐसी चीजें हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आप कभी इस्कॉन टेम्पल गए होंगे तो वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उस धर्म के प्रति। धर्म मतलब हिंदू धर्म, कृष्ण के प्रति उनकी आस्था डेवलप होती है और वो धर्म इवन कई लोग उसको कन्वर्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर धर्म सीधे से एक भाव है, एक फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें कि हम बिलीव करते हैं। कहीं कोई दिखने वाली चीजें नहीं है। मंदिर दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म का प्रतीक मात्र है ना? तो यहाँ पर धर्म एक बहुत बड़ी आस्था वाला पार्ट है। और अगर हम आस्था की बात करें तो ये बहुत ज्यादा निजी और प्राइवेट चीज है। कैसा? पर्सनल थॉट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फीलिंग के साथ किसी धर्म में विश्वास रखते हैं तो यहाँ ये जरूरी है कि अब वो आपका इस तरह का राइट हो कि उसे कोई वायलेट न कर पाए। इसीलिए धर्म से जुड़ी आस्था को फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर हमें नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अगर आसपास नजर दौड़ाएं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, आपको ऐसे लोग रेयर मिलेंगे जो किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, है ना? बहुत मुश्किल है कि हजारों लाखों में एक या दो लोग हमें शायद ऐसे मिल जाएं जो ये बोले कि हमारे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता या हम किसी धर्म में आस्था नहीं रखते। मतलब ये जिस तरह से हमारी एक बेसिक नीड, आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से हम दूसरी बेसिक नीड्स हमारी हैं, उसी तरह से धार्मिक आस्था एक बहुत बड़ा भाव है, फीलिंग है, जिसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। हर एक प्रॉब्लम में जो जिस धर्म को बिलोंग करता है, वो बचपन से परवरिश ऐसी होती है कि हम उस चीज के प्रति इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम उस चीज के हिसाब से हमारी परवरिश होती है। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है। इतना सब डिस्कस करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि शायद किसी को लगे कि अरे ये राइट इतना मेजर नहीं है या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इस पार्ट पे सोचेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमें शायद ऐसा नहीं मिले जिसका कि कोई धर्म ना हो, रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो रेयर ही मिलेंगे अगर मिलेंगे तो। अदरवाइज हर कोई ऐसा ही हमें मिलेगा जिसका कोई ना कोई धर्म है। अब अगर उसे उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता न दी जाए तो उसके लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए हमारे यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक अधिकार, रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें एक केस लिखिएगा जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि धर्म क्या होता है। तो धर्म को भी यहाँ पर डिफाइन, आपको एज ए तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, पर कई सारे बहुत अच्छे केस लॉज है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, प्रॉपर डिफाइन किया है, जिसे कि पढ़ के हमें समझता है कि अरे वाह, मतलब ये चीजें कि हम शायद ध्यान भी नहीं जाता है हमारा कि हाँ इस तरह से भी सोचा जा सकता है। इसमें केस का नाम लिखिएगा, कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स, कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री एल
T. Swamiyar, AIR 1954. Commissioner Hindu Religious Endowments, Madras versus Sri L.T. Swamiyar, AIR 1984. इसमें प्रॉपर धर्म की परिभाषा दी गई और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इस केस को फाइंड आउट करके अच्छे से इसे पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि चीजें धर्म को भी कितना अच्छे से एलोबरेट किया गया है। 25 जो आपका है वो दो चीजें क्लियरली हमें बताता है ना, कि हम किस तरह से या तो किसी धर्म को मानने की और उसके हिसाब से बिहेवियर, आप किस तरह से आपका जो कंडक्ट करना, बिहेवियर करना, ये दो चीजें बहुत मैटर करती है कि किस धर्म को आप बिलोंग करते हो, उसके तरीके से उस धर्म के हिसाब से बिहेव करना, कंडक्ट करना, उसके प्रति जो भी फीलिंग्स है उसके अनुसार आचरण करना। तो यहाँ पर ये हमें आर्टिकल 25 में क्लियरली दिया गया है। इसका बीजू वर्सेस इमेन्युअल वाला केस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बट उसके साथ उसके बाद कई तरह के इस तरह के डिस्कशन हो चुके हैं, इसलिए नए केस लॉस आप इसमें देखिएगा। Article 26 gives every religious group a right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose, manage its affairs, properties as per the law, things guarantees available to only citizens of India, not to alliance. यहाँ पर जो 26-25 हमारे लिए दिए गए हैं वो किसके लिए हैं? हमारे यहाँ के सिटीजन्स के लिए हैं। उन्हें ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग कोई ग्रुप बना सकते हैं, उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उसके लिए चैरिटी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर उस धर्म को बढ़ाने के लिए गुड फेथ में, यहाँ हर एक चीज में आपको ये याद रखना है कि गुड फेथ में जो भी प्रॉपर गुड फेथ से किए गए हर एक वो काम किए जा सकते हैं जो कि उस धर्म के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह का राइट सभी धर्म के, हर एक धर्म के व्यक्ति को इस तरह, व्यक्ति नहीं सिटीजन्स को यहाँ पर इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। फिर है आपका आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति को दिस आर्टिकल मैंडेट्स दैट नो सिटीजन वुड बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। किसी भी, हमारे लिए ये बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को इस चीज के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा कि उसे किसी और धर्म के लिए किसी भी तरह का टैक्स पे करना है, किसी और धर्म के मेंटेनेंस के लिए, प्रमोशन के लिए किसी व्यक्ति को यहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उसे किसी पर्टिकुलर पार्ट पर किसी भी तरह का टैक्स दिया जाए। 28, this article mandates that no religious instructions would be imparted in the state founded education institute. किसी भी स्टेट का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो क्या वहां पर पर्टिकुलर किसी तरह की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? इज इट पॉसिबल? नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ पर 28 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन करता है वहां पर किसी भी तरह का रिलीजियस स्ट्रक्चर वाला किसी भी तरह का स्टडी नहीं कराया जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ पर है कि क्या हमारे यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का राइट है? प्रफुल्ल नामदेव,
यस मैम। क्या हमारे यहाँ पर धार्मिक धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थान बनाए जा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? मैम आवाज सही से नहीं आ रही मैम। हमारे यहाँ पर धर्म के हिसाब से क्या शिक्षण संस्थान बनाए जा सकते हैं? मैम अगर मैम गवर्नमेंट चाहे तो मैम बना सकती है। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो हमारी बात कर रही हूँ कि जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई शिक्षण संस्थान बना सकती हूँ? क्या मुझे मैम अल्लाह मैम धर्म के हिसाब से तो मैम ये राइट देता है? मैम जो मैम धर्म है मैम उसके हिसाब से मैम बनाना, जो उनके मैम क्या बोलते हैं जो उनके गुरु हैं, अगर वो चाहें तो मैम वो कर सकते हैं अपने धर्म को मैम एक्सप्लेन करने के लिए मैम। अच्छा, धर्म के गुरु कर सकते हैं, आप और हम लोग कोई कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है, कोई और बताएगा मुझे इसके बारे में? प्रेक्षा? प्रेक्षा शेखावत? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है या आप लोग प्रॉपर अटेंटिव नहीं रहते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वैसे भी दिन भर के 2 या 3 लेक्चर्स तो होते हैं आप लोगों के, उसमें भी अगर आप लोग नहीं हैं या सुन नहीं पाए, जो रेमेडी है वो है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमें दिए गए हैं अगर उनके अगेंस्ट कोई भी किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो हमारे पास 2 तरह की रेमेडी है। पहली है 226 जिसमें कि हम हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, और एक ही हमारे पास 32 जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। रिट्स आप सभी को पता है, मैंडमस, हबीस कार्पस, हाँ वो 5 जो आपके रेट्स हैं वो हमारे लिए हबीस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्सरियस, ये सारी वो हैं जो कि आर्टिकल 32 एक तरह का सीधे से आप बोल सकते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके बिहाफ पर क्या द हार्ट एंड सोल जिसे कि बोला गया है कि अगर ये नहीं हो या आर्टिकल 32 या 226 नहीं हो तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई सेंस ही नहीं बचता है। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 32 और 226 जो हैं ये हमारी 5 जो रेट्स हैं, इस रेट्स के थ्रू हर एक चीज, कई सारी चीजें जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हैं उन सभी के अगेंस्ट में इस तरह का एक रेमेडी हमें दिया गया है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है इसमें आपके रेट्स वाला पार्ट ऑलरेडी आपका कवर अप होता है, और अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम लोग रेट्स पढ़ लेंगे, अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।